जापान के ओसाका में रूस, इंडिया और चीन यानी RIC लीडरान की मीटिंग हुई। गैर रस्मी मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से खिताब किया, जिसमें उन्होंने रूस और चीन के सरबराहान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे तरफा मुलाकात हमारे लिए तालमेल का एक मौसर जरिया है। मित्र राष्ट्रपति शी और पुतिन पिछले वर्ष अर्जेंटीना में लंबे समय के बाद हम 3 देश शिखर स्तर पर मिले थे। विश्व के सामने प्रमुख मुद्दों पर विचारों के उपयोगी आदान प्रदान के बाद हम भविष्य में फिर मिलने पर सहमत हुए थे। आज इस RIC अनौपचारिक शिखर बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में विश्व की आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा की स्थिति पर हमारे बीच विचार विनिमय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी आज की यह त्रिपक्षीय मुलाकात प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समन्वय का एक उपयोगी माध्यम है। हमारे विदेश मंत्रियों की इस साल फरवरी में चीन में हुई बैठक में कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया था। इनमें काउंटर टेररिज्म, इंटरनेशनल हॉटस्पॉट इश्यूज, रिफॉर्म, मल्टीलेटरलिज्म, क्लाइमेट चेंज तथा RIC के तहत सहयोग को आगे बढ़ाना शामिल है। तबरेज हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ आज झारखंड में यौम सियाह मनाया जा रहा है। रांची की क़ुरा मस्जिद के बाहर लोग हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मरकज मजलिस उलमा झारखंड और झारखंड तंजीम ने आज यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था। काली पट्टी बांधकर लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम तो जो जमहूरियत में जो हमको ताकत मिले हैं और उस ताकत का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और जमहूरियत में जिस तरह अपने हक को पाने के लिए लोग एहतजाज करते हैं, आंदोलन करते हैं, हम उसका रास्ता इख्तियार करेंगे। तबरेज अंसारी के मामला में आपने देखा है कि कोर्ट में भी, न्यायालय में भी हमने दरवाजा खटखटाया है, जन याचिका दायर करवाया है। दूसरा चीज ये है कि सारे सामाजिक संगठन भी इंसानियत जो पसंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के लोग हो, धर्म के दीवार को तोड़ करके सारे लोग तबरेज अंसारी के हत्या का मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, घटना पर दुख जता रहे हैं। इसलिए हम सारे देश के वैसे तमाम हिंदू मुस्लिम संगठन, चाहे किसी भी धर्म के संगठन हो, जो इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं, उनसे अपील करते हैं कि एक बार आप तमाम लोग एक होइए और राष्ट्रीय लेवल पर मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया जाए और जो न्यायालय का जो मॉब लिंचिंग पर गाइडलाइन है उसको फॉलो कराया जाए। AIUDF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि तलाक सलासा मामले में सरकार मजहब में मदाखलत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मसले को हम आपस में हल करेंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। नाम से मेंबर पार्लियामेंट और AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पार्लियामेंट में एक मसला उठाया था कि ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हिंदू खवातीन जिनको तलाक हो जाती है उनको बचाया जाए। हमारे साथ मौलाना मौजूद हैं। मौलाना, ऐसा आपके पास क्या दलील है कि 3 तलाक कानून ना आए, बल्कि जो हिंदू खवातीन हैं उनको जो है तलाक होने से उनके मामले पर बिल लाना चाहिए? देखिए, 3 तलाक का मसले में तो हमारा साफ ये कहना है कि हमारे मजहब में मुदाखलत है। कुरान हदीस में हिंदुस्तान का आईन ये कहता है कि किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारे कुरान, हमारा हदीस काफ़ी है, हमारी फ़िक़ा काफ़ी है। इस मसले को हम अपना हल करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, जब औरतों के ऊपर जुल्म की बात आती है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। ये जो औरतों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 777, आपने जो पार्लियामेंट में डाटा पेश किया, 777 औरतों के लिए जिनको ट्रिपल तलाक हुआ है, अपने इतना बड़ा पूरे दुनिया में हंगामा कर दिया, मुसलमानों की जग हसाई करा दी। हर आदमी की जुबान पर ट्रिपल तलाक, जो बात करता है जैसे मुसलमानों का और कोई मसला ही नहीं है, औरतों का भी कोई मसला ही नहीं है। अब हमने जब डाटा निकाला तो उसमें मालूम पड़ा कि 68% हमारी हिंदू बहनों को तलाक होता है या लटका दिया जाता है। यानी कि जिन खवातीन को तलाक होता है उनमें 68% खवातीन हिंदू हैं।
ये रिकॉर्ड बता रहा है। और 28% जो है वो 38% वो मुसलमान औरतें हैं। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है कि 2018 का सर्वे रिपोर्ट 36,000 औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को, एक 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है। ईयरली 36,000 के औसत से इंडिया में रेप किया जा रहा है। उनके बारे में क्या कर रहे हैं आप? उनके बारे में तो आपने एक कानून पास कर दिया कि फांसी देंगे। फांसी कितनों को दिया और कहां तक इस मामले में आप कामयाब हुए? तो हमारा ये कहना है कि उन जो 68% हमारी माँ बहनें हैं, हिंदू भाई बहनें हैं, उनके मसले को भी आप लाइए। जैसे आप इसके ऊपर बहस करेंगे, हम उसके ऊपर भी बहस करना चाहते हैं, उनको भी इंसाफ दिलाना चाहते हैं। कितनी खवातीन है गैर मुस्लिम जिनको तलाक हो जाती है हर साल और फिर उस पर कानून नहीं आता, ये क्यों जरूरी हो गया इतना? नहीं, देखिए, यही तो कहना है कि मुसलमानों के मजे को उठाएंगे। आज पिछले दिनों उठा मदरसा, मुसलमान, मोदी। क्या भाई मदरसे के तालीम कहाँ तक है? सिर्फ 4%। सच्चर कमेटी ने बताया। और जो 96% जो मुसलमान बच्चे आपके दरवाजे पे पहुंच चुके पढ़ने के लिए, उनके लिए आपने क्या किया? उनका ड्रॉप आउट कितना है? किसी तरीके से 1-2% अगर पढ़ के जाते हैं तो उनके लिए नौकरी नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी क्या इस पूरे मुद्दे को, जो गैर मुस्लिम खवातीन के तलाक का इशू है, क्या पार्लियामेंट में बिल लेकर आएगी? कोई प्राइवेट बिल पेश करेगी? कानून है उसके लिए स्पीकर साहब को हम खत लिखेंगे, वो हमको कानून बताएंगे कितने मेंबरान लिखने की जरूरत है, या हम भी कानून मालूम कर लेंगे तो उतना लिख के हम स्पीकर के पास दावा पेश करेंगे कि भाई हमको इंसाफ चाहिए, हिंदू भाई बहनों का भी, हिंदू बहनों का भी। फिर ये जो रेप का मामला है उनका भी हमको इंसाफ चाहिए। इसी तरीके से जिन औरतों को छोड़ के रख दिया गया, तलाक भी नहीं दिया और छोड़ा भी नहीं, लटका के रख दिया, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। उसमें बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं, तो उनका भी इंसाफ होना चाहिए और वो बिल आना चाहिए। हम उस पर बहस करना चाहते हैं। तो साफ बात यह है कि ट्रिपल तलाक बिल का जो बहस है वो अब दूर तक जाएगी। कहा जाता है बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो ये वही बात है। अब गैर मुस्लिम खवातीन हैं, उनके साथ इंसाफ की बात ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो पार्लियामेंट में उठाने जा रहा है। कैमरामैन हनुसैनी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुज़श्ता लंबे वक्त से बंद पड़े गाजियाबाद के हज हाउस को फिर से खोलने पर रोक लगा दी है। हज हाउस में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार न होने की वजह से यह फैसला सुनाया गया है। साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव ने 30 मार्च 2005 में हज हाउस का संग बुनियाद रखा था और एनजीटी के हुक्म पर 2018 में जिला इंतजामिया ने हज हाउस को एसटीपी न होने की वजह से सील कर दिया था। यूपी हज हाउस कमेटी की याचिका को एक बार एनजीटी ने फिर निरस्त कर दिया है और एनजीटी ने यह दलील दी है कि अभी जो एसटीपी प्लांट है वह पूरी तरह से चालू नहीं है। जब तक एसटीपी की हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हज हाउस खोला नहीं जाएगा। हज हाउस पे बताना चाहता हूं कि हज हाउस पे सील लगी हुई है इस समय, और सीलिंग इस बात से लगी हुई है, यहाँ के कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी एनजीटी में और एनजीटी में ये दलील पेश की थी कि जो हज हाउस है, हज हाउस हिंडन नदी के किनारे बनाया गया है और इसकी जितनी क्षमता है, क्षमता के अनुसार यहाँ पर एक एसटीपी प्लांट बनना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं बना है। जिसके बाद एनजीटी में इसमें संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद एनजीटी ने इसको सील कर दिया था। ये एक शानदार इमारत है जिसकी नींव 2005 में मुलायम सिंह यादव ने रखी थी और उसके बाद अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने पिछले जो विधानसभा इलेक्शन था उस दौरान यहाँ पहुंचकर यहाँ पास में एक टेंट लगाया गया था और इस इमारत का शुभारंभ किया था। यहाँ पर कुछ यात्री भी आए थे उस समय और यात्री भी यहाँ पर ठहरे थे। अगले माह 4 जुलाई से हज यात्री आने वाले हैं यहाँ पर और अब ये देखने वाली बात है कि वो हज यात्री यहाँ पर ठहर पाएंगे या नहीं ठहर पाएंगे। क्या उस समय से पहले जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वह एनजीटी में कहते हैं ये याचिका दायर कर देगी और यहाँ एसटीपी प्लांट जो बनाया गया है उसके कागज वहाँ देने के बाद क्या सीलिंग खुलवाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए शक्ति सिंह। बिहार असेंबली का इजलास शुरू हो चुका है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी से बात की हमारे नुमाइंदे मितेश ने। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से, सर आज बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है वहां पर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। जब ये सवाल पूछा गया राबड़ी देवी से तो काफी झल्लाकर बोली पत्रकारों से कि आपके घर में है।
लोकसभा चुनाव की पराजय के बाद महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। सभी दल एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं और कई दल जो चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, वो शांत हैं और उनके मुखिया के बारे में पर्चे पोस्टर चिपके हुए शहरों में कि लापता को जो लाएंगे उनको इनाम मिलेंगे। ऐसी अराजकता की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति हमने भारतीय राजनीति में पहली बार देखी है। अब विधानसभा का सत्र जो है शुरू होने के साथ ही विपक्ष की जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पे होती हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। हमारे लिए इससे और ज़्यादा क्या सहज स्थिति हो सकती है कि हमसे कोई प्रश्न पूछने वाला तक भी हाजिर नहीं होगा। श्रीमती राबड़ी देवी जी उनकी माताश्री हैं और उनकी अनुपस्थिति को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं अफवाहें बाजार में हैं, प्रश्न पूछने पर श्रीमती राबड़ी देवी का झल्लाना, गुस्सा होना, नाराज होना बड़ा स्वाभाविक है। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं अब तेज सेना बना रहे हैं। ये व्यक्तिवाद की, परिवारवाद की और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना का नया ताज़ा उदाहरण है। वंशवाद है, वंशवाद के अंदर तकरार है, अलग अलग गुट हैं। और तेज सेना का क्या मतलब? अब तक तो हमने राबड़ी सेना और लालू सेना सुनी थी। आने वाली पीढ़ियों के पीढ़ी भी अपने को केंद्र बिंदु रख कर के राजनीति करेंगी तो लोकतंत्र का क्या होगा? हम ऐसी घिनौनी हरकतों की निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। एक तरफ यूपी पुलिस बदमाशों का ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रही है, बावजूद इसके लूट और कत्ल की वारदातों में कमी नहीं आ रही है। खासतौर पर कत्ल की वारदातों में मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बरती जा रही लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह साबित हो रही है। वहीं मामले के खुलासे और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए भी मकतूल के अहले खाना को थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल गुज़श्ता माह मेरठ में सिराजुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग की लाश कब्रिस्तान बालेमिया से बरामद हुई थी। बदन पर गहरे चोट के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथ और पसलियों के तोड़े जाने की तस्दीक के बाद बुजुर्ग के अहले खाना ने कत्ल के मामले को लेकर नामजद रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन 1 माह का वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस इस केस को एक्सीडेंटल डेथ मानकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वो नमाज अजान देने के लिए बालेमिया मस्जिद में रास्ते में किन्हीं लोगों ने उन्हें पकड़ा और उनकी कब्रिस्तान बालेमिया में मार पिटाई करी और उनके हत्या कर दी गई। उस हत्या के सिलसिले में आए थे। वो केस खुल नहीं रहा है हमारा, जिस पे हमें सख्त था। कप्तान साहब को हमने उनके वो दिए हैं, नाम और वो दिए हैं। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसकी तहकीकात कराएंगे। जबकि वो चोटें इस तरह की, हाथ यहाँ से तोड़ रखा है आपका, 3-4 पसलियाँ फ्रैक्चर हैं, गर्दन की हड्डियाँ टूटी हुई है, यहाँ सिर फ्रैक्चर है, आँख काली हुई पड़ी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ मतलब करी थी, जांच की थी, लेकिन सब चीज़ डिलीट हुई है। कोई भी जहाँ पर जा रहे हैं मतलब सारे सबूत मिटा रखे हैं उन्होंने। हमें पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारे जान को भी खतरा है। पापा जब जिंदा थे तो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी तब भी कि मेरी जान को और मेरे घर वालों को, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को, सबको जान का खतरा है छोटे भाई से। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना उनकी उससे रिपोर्ट से, ना अब जो रिपोर्ट लिखवाई है उससे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अलीगढ़ में फरमान के साथ हुजूमी तशद्दुद के मामले को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि यह हुजूमी तशद्दुद का नहीं बल्कि 2 लोगों के दरमियान मारपीट का मामला है। वाज़र के हाफिज मोहम्मद फरमान नियाजी को ट्रेन में सफर के दौरान कुछ शरपसंदों ने मारा पीटा था। खबर के मुताबिक फरमान अलीगढ़ बरेली पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा था। इसी दौरान राजघाट निरोरा रेलवे स्टेशन पर कुछ शरपसंद ट्रेन में दाखिल हुए और उसे जमकर मारा पीटा। शरपसंदों ने जख्मी हालत में फरमान को चलती ट्रेन से जंगल में फेंक दिया। फरमान ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की थी। देखिए, मॉब लिंचिंग का केस नहीं है, ये बेसिकली लड़ाई का केस और जहर घुरानी का केस है। इसके अंदर जो है एक 17 वर्ष का लड़का था मुजाहिर हुसैन, ये तालिब नगर जवां थाने का रहने वाला था। ये जो है 18 तारीख को यहाँ पे
अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ करके जा रहा था, तो बुलंदशहर में राजघाट एक जगह है, वहाँ पे इसका बताना था कि 7-8 लड़के जो हैं वो ट्रेन में चढ़े हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद में उनके साथ कुछ कहासुनी हुई है। उसके बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। मारपीट करके उसका ये कहना है कि उसको कुछ सूंघा दिया था, उसके बाद वो बेहोश हो गया था। उसके बाद उसने अपने आप को ट्रेन से नीचे कहीं पाया। उसके बाद कोई आंटी थी, उसने उसको पानी वानी पिला करके और फिर वो बरेली में पड़ा। और खबरें तफसील से। जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन में काम काज बंद है। इंदौर में म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजमीन पर बैट चलाने के मामले को लेकर जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि अब काम तभी किया जाएगा जब सिक्योरिटी और फौरी तौर पर कार्रवाई की गारंटी दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे ने हड़ताल कर रहे मुलाजमीन से बात की। इंदौर नगर निगम कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज प्रदेश भर के नगरीय निकायों में कामकाज ठप है। जबलपुर नगर निगम में भी कर्मचारी पूर्ण रूप से काम बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जो कर्मचारी अध्यक्ष है वो मौजूद हैं। इंदौर में जिस प्रकार की घटना हुई थी उसमें भारी आक्रोश आप लोगों के अंदर है, क्या कहना चाहेंगे? अकेले इंदौर की बात नहीं है। इंदौर के बाद अभी तत्काल कल की घटना दमोह में हुई। दमोह में भी वहाँ के अध्यक्ष है जो युवा मोर्चा का जो भी है, कल वो बैठ लेके हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने नगर पालिका परिषद पहुंचे और बोले अगर आप काम नहीं करोगे तो इसके द्वारा ही काम कराया जाएगा। आज पाटन में वहाँ के अध्यक्ष ने हमारे कर्मचारियों को बोला कि अगर आप हड़ताल में जाओगे हम आपकी नौकरी खा जाएंगे। तो ये इस तरह का व्यवहार जो आप कर रहे हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको तो आपने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, लेकिन इस पे अंकुश कहाँ लग रहा है? आप बताइए ना। इस घटना के बाद तो और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षा की मांग आप लोग करते हैं सरकार से? सुरक्षा अब क्या मांगेंगे जब पुलिस के सामने हम पिट रहे। अब हमारा तो ये कहना है हमको प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। हमारा कर्मचारी अब फील्ड में जाके काम तभी करेगा जब उसको इस बात की पूरी सुरक्षा होगी, सुरक्षा की गारंटी, तत्काल कार्रवाई की गारंटी। उसके अलावा अब आप चले जाओ खुद ही काम करा लो। जनप्रतिनिधि जितनी नगर निगम है, जितनी नगर पालिका है, जितनी नगर परिषद है, सब में सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। आपके निर्देशों के अनुसार ही हमारा अधिकारी कर्मचारी काम कर रहा और आप ही के लोग हमें मारेंगे। तो अब हमारा ये कहना है कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप चले जाओ, तोड़ लो, आप करवा लो शहर की कार्रवाई। सारे काम हमारा कर्मचारी करे, उसके बाद पिटे, भ्रष्ट भी कहलाए। आप समझिए, नगर निगम नगर पालिका की बात आई, आदमी सबसे पहले कहता अरे भ्रष्ट लोग हैं, बगैर पैसे के काम नहीं होता। और अधिकार जो ये कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, ये किस लिए कर रहे हैं? तो एक भारी आक्रोश है इनके अंदर। स्पष्ट कहना है कि जब तक सुरक्षा नहीं रहेगी ये भी अब जो है काम पर नहीं निकलेंगे और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग अब एक तमाम कर्मचारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। इंदौर में बीजेपी रुकन असेंबली आकाश विजयवर्गीय के बल्ले से म्यूनिसिपल कारपोरेशन की पिटाई का मामला भी गर्म है। इस बीच एक और बीजेपी युवा मोर्चा के नायब सदर की दबंगई सामने आई है। दमोह बीजेपी युवा मोर्चा के नायब सदर विवेक अग्रवाल क्रिकेट बैट लेकर लाखापाल अफसर अनिल गुप्ता के कमरे में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जरूरतमंद के अकाउंट के खाते में पैसे नहीं पहुंचने से विवेक नाराज थे और कहा कि अगर लोगों के मसाइल नहीं सुने गए तो दमोह म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मुलाजिमीन के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किया था। लेकिन 2 दिन पूर्व जैसा कि नगर निगम में इंदौर में जो कांड हुआ है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है कमलनाथ सरकार, उसके विरोध में आकाश जी ने जो बैट उठाया है उसी को आदर्श मानते हुए सांकेतिक तौर पे मैं भी दमोह नगर पालिका गया था कि यहाँ जो कर्मचारियों की तानाशाही मनमानी चल रही है उस पर विराम लगाने के लिए बैट का सहारा लिया जा रहा है और जनता के हक में कार्य कराए जाएंगे। ये मैसेज मैंने अधिकारी कर्मचारियों को दिया है कि तुरंत लाभ दिलाएं जनता को। नहीं, इस टाइप की हमारी कोई बात ही नहीं हुई इस संबंध में। तो ऐसे जनरल वे में आए थे और बैट बाजू में रख दिया उनने, बाकी हमसे कोई ऐसी धमकी वाली बात नहीं की। हमने बाजू से रखा था बैट, जबकि जो रखा है भैया, जब हमने हाँ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो उनकी पोस्ट वायरल हो रही है वह कंधे पर रखे हुए हैं। हाँ, वो बाहर रखे होंगे, हमारे बाजू बाजू में नहीं थे वो उस समय। मध्य प्रदेश के खंडवा में कावेरी नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और पानी की किल्लत हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंतजामिया ने कावेरी नदी को दोबारा वजूद में लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं।
तस्वीरों में आप जिस सूखी बावड़ी को देख रहे हैं, कभी इसी जगह से कावेरी नदी की शुरुआत हुआ करती थी। इस बावड़ी से निकले कावेरी नदी के पानी से 50 से ज्यादा गांव के लिए पानी मयस्सर होता था, लेकिन सरकारी लापरवाही और अनदेखी की वजह से अब ये नदी सिर्फ गड्ढों में तब्दील होकर रह गई है। वहीं इलाके में पानी की किल्लत है कि हर साल बढ़ती ही जा रही है। सरकारी आदादोशुमार की अगर बात की जाए तो कभी इस नदी की लंबाई 54 किलोमीटर से ज्यादा हुआ करती थी, जो कि अब कम होकर कुछ ही गांव तक महदूद होकर रह गई है। इस नदी को बचाने के लिए जिला इंतजामिया की टीम सामने आई है और रात और दिन नदी में काम भी चल रहा है ताकि इस साल होने वाली बारिश के पानी को महफूज किया जा सके। नदी पुनर्जीवन के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार मनरेगा योजना के तहत जो हमारी नदी सूखी हुई थी उसको पुनर्जीवन का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कावेरी नदी और रूपारेल नदी को हम लोगों ने चिन्हित किया है। और जैसा आपको पता है कि कावेरी नदी में 3 जनपद पड़ती है और रूपारेल नदी में जो है 2 जनपद पड़ती है। इसमें हम लोगों ने जो नदी में बहुत सारे कार्य लिए हैं। इसमें हमारे चेक डैम हैं, कंटूर ट्रेंच है, तालाब है, वृक्षारोपण है, गेबियन है, इस टाइप के काम हम लोगों ने लिया है। जिला पंचायत सीईओ की माने तो नदी को दोबारा वजूद में लाने के लिए जो मियाद जिला इंतजामिया ने तय की, इससे पहले ही काम मुकम्मल करने की कोशिशें जारी है। नदी के दोबारा वजूद में आने से 50 से ज्यादा गाँव को ज़राअत के लिए पानी मयस्सर होने लगेगा। वहीं पानी की कम होती सतह को भी रोका जा सकेगा। अभी एक ही फसल हम ले पा रहे थे, बाकी नदी पुनर्जीवन के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, इससे हम 2 फसल ले जाएंगे। इससे हमारे खेतों में मतलब उन्नत खेती होने लग जाएगी। इससे हमारा गांव खुशहाल हो जाएगा। तो कैसे उन्नत खेती कैसे मतलब नदी पुनर्जीवन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, इससे जल स्तर हमारे खेतों में बढ़ेगा, कुओं में बढ़ेगा और हमारे मतलब खेतों में जो मतलब 2 फसल हम ले पाएंगे। इससे गेहूँ चना पैदा कर पाएंगे। इसके पहले हम एक ही फसल ले पा रहे थे। जिला इंतजामिया की टीम ने मकामी जिला पंचायतों के साथ मिलकर कावेरी नदी को जिस तरह दोबारा वजूद में लाने का मंसूबा बनाया है, वो काबिल सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ में टाइगरों की तादाद कम होती जा रही है। टाइगर्स की कम होती तादाद की वजह उनका शिकार होना बताया जा रहा है। दुनिया में 2022 तक टाइगरों की तादाद दुगनी करने का हदफ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके बरक्स हो रहा है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे छत्तीसगढ़ में टाइगरों का खुलेआम शिकार हो रहा है। शिकारी टाइगरों का बेखौफ होकर शिकार कर रहे हैं और महकमे जंगलात कुछ नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 से 2018 तक 10 सालों में 29 टाइगरों का शिकार किया गया। 2008 से लेकर 2018 तक 29 शेरों को छत्तीसगढ़ में शिकार कर दिया गया और उसमें 59 लोग जो है पकड़ाते हैं, परंतु किसी को सजा नहीं हो पाती। तो देखिए, शेर विलुप्ति के कगार पे है। एक तरफ आप शेरों के संरक्षण को लेके लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, परंतु देखेंगे देश भर में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी शेरों का बड़ी तादाद पे शिकार किया गया। तो साल 2014 में टाइगरों की तादाद 46 थी, लेकिन अब रियासत में सिर्फ 10 टाइगरों के ही निशान हासिल हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि रियासत में टाइगरों की तादाद कम होती जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो अब बाघों की सब चीज़ों को मिलाकर के एक बाघ 1 करोड़ रुपए का हो गया है। तो पोचर्स को बड़ा अट्रैक्शन रहता है। दूसरा, जितना उनका उत्साह है पोचर्स का इनको मारने का, उतना ही हमारा वन विभाग उत्साहहीन है इनको बचाने के लिए। तो ये इच्छा शक्ति की कमी है। एक बाघ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। संजय टाइगर रिजर्व से गुरु घासीदास में टाइगर अगर आ जाता है तो वो वहाँ वाले यहाँ पर खबर करते हैं कि हमारे यहाँ का एक टाइगर आ गया है। इतना जागरूक है मध्य प्रदेश वाले, वहाँ पर बताते हैं। हमारे तो पता ही नहीं है कि किसको है। जिस तेजी से रियासत में टाइगरों का शिकार हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ के जंगल में टाइगरों का दिखना मुश्किल हो जाएगा और बड़े बड़े टाइगर रिजर्व चिड़ियाघर बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,